हिंदी, तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम या ए एग्ज़ाम का सिलेबस, ये सिलेबस है, एक बार इसको देख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट में बस रिवीजन की तरह देखते हैं कि वर्णमाला की अगर बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट, तो वर्ड क्या होता है, या फिर वर्ड इंग्लिश में बोले तो वर्ड, हिंदी में बोले तो वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं। वर्णमाला क्या है, जब काफ़ी सारे वर्डों को एक साथ मिला देते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इससे काम क प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो वर्णमाला हो गया ये। उसके बाद हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं एंड इसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर हो गए और 35 व्यंजन हो गए, तो ये याद रखना है। लेखन के आधार पर, ये तो बोलने के आधार पर हो गया, और लिखने के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें से 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। ठीक है, व्यंजन उतने ही है, स्वर 3 इधर बढ़ गए और 4 संयुक्त व्यंजन बढ़ गए। तो क्या क्या नंबर निकल के आया, 10 प्लस 35, और यहाँ से क्या निकल के आया, 13 प्लस 35 प्लस 4, तो यहाँ पे ये 3 और ये 4 एक्स्ट्रा आ गए। तो 13 स्वर क्या है, स्वर क्या है, वोवेल, और व्यंजन कॉन्सोनेंट। वर्णमाला के 2 भाग हो गए, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, मतलब बोलने के हिसाब से 10 होते हैं। जैसे कि ये सारे हमारे हो गए अ आ ई ऊ ए ओ। तो ये हो गए, इसमें अंग अ और री ये अलग से और आ जाते हैं। लिखने की बात जब करेंगे तो ये 3 और आ जाएंगे, तो ये 10 और ये प्लस 3 और आ गए। स्वर्णों का वर्गीकरण करते हैं मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। तो वर्गीकरण की अगर बात करें तो पहला हर्ष स्वर है, पहला है ये। तो जिस वर्ड को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें हर स्वर, या फिर हर बोले इसमें शॉर्ट में, स्वर कहते हैं। हर स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। कौन सा, मूल स्वर। जैसे अ ई ऊ री, तो ये सबसे जो शॉर्ट वाले हो गए, बेसिक वाले हो गए, ये बेसिक वाले हमारे इसमें आ जाते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरे की बात करें, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है, ठीक है, उन वाले स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि हमारे ये हो गए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए औ, ये हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए। और प्लुत स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आजकल प्रचलन समाप्त हो चुका है, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो ये बस एक एक्स्ट्रा है, तो बस ऐसे याद रखेंगे। दूसरे की बात कर रहे हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, मात्रा, ये वाला क्या था, मात्रा और उच्चारण काल, मतलब समय कितना लग रहा है उसका उच्चारण करने में, उसको बोलने में, उसके इस आधार पर। फिर इधर आ गया भाई जीव के आधार पर। तो 3 तरह के स्वर हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग, आगे का भाग काम करता है। ई, बड़ी ई, ए, तो ये हो गए मध्य स्वर में, तो ये अग्र स्वर हो गए अग्र स्वर में, ठीक है, अग्र भाग। दूसरा आगे बढ़ते हैं, मध्य स्वर। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य भाग काम करता है, तो आ, केवल और केवल आ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पसच स्वर। तो ये हो गए जितने बड़े वाले हैं, जितने इनके अलावा बचे वो ये आ गए। तो ये 2 कैटेगराइजेशन हुआ, ये तरह का कैटेगराइजेशन है स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर और जीव के आधार पर। तो ये अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है, तो री ध्वनि क्या है हमारा, किस तरीके का है, तो स्वर व्यंजन है, सॉरी स्वर है टाइप का। बस ये पूछ रहे कि री क्या है, तो दिस इज अ वॉवेल, व्यंजन है नहीं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है, तो इसका आंसर है डी, ए को, बड़े ए को संयुक्त स्वर माना जाता है, क्योंकि ये
दो चीज़ों को मिला के बनता है, जैसे कि अ प्लस आ, ये सब आगे आएगा, ये ए बन जाएगा। इसी तरीके से देखें आ प्लस ऊ, औ बन जाएगा। इसी तरीके से देखें आ प्लस बड़ा ऊ, औ बन जाएगा। तो ये संयुक्त करके बनाया जाता है, कंबाइन करके बनाया जाता है, इस वजह से। अब आते हैं, ये तो स्वर का बेसिक सा देख लिया, तो पीछे जाके इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? कॉन्सोनेंट हो गए, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब अपने आप में नहीं बोल सकते, जब तक उसमें हमने वॉवेल नहीं डालेंगे तब तक उनको नहीं बोल सकते, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, कि उनकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हर व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर तो मतलब आएगा ही आएगा, ये मान के चलना है, लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सका। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन है, बोलने के हिसाब से भी और लिखने के हिसाब से भी। फिर 35 प्लस 4 अलग आ जाते हैं, तो ये संयुक्त वाले ये 4 अलग आ जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 अलग आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं क वर्ग। अब हमारा कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता, प, अतः, स्थ और ऊष्म, तो ये वर्ग हो गए। क, ख, ग, घ। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा इतना, इस सब से मतलब नहीं है कि आपको हिंदी वर्णमाला आती है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। अभी एक डायग्राम दिया है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि दंत की बात करें तो ता वर्ग जो है ये वाला ता, तो इसमें धात का इस्तेमाल होता है। ता, था जब बोलेंगे तो पता चलता है दांत का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ है नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं। पूछ कैसे लेते हैं कि ये कौन सा वर्ग है जो दंत की सहायता से बोला जाता है, या कौन सा नासिका, नासिका मतलब नाक, ओष्ठ मतलब होठ, तो इसी हिसाब से कंठ मतलब गला, ये तलवा, तालू, जीभ का नीचे का हिस्सा, तो इस हिसाब से इनका मिक्स करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे उस तरीके के वर्ड को बोल के, जैसे कि अगर बोल रहा है कि दंत प्लस होस्ट से कौन सा, तो वाह बोलने के लिए आपको दांत और ओठ दोनों चाहिए, तो इस हिसाब से ये हो गया। तो ये डायग्राम को याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ ये है कि ये वर्ग हैं और ये इनके अंदर आता है, तो बेसिक याद करना कि 35 पूरे हैं। का, खर, चा, वा ये वर्ग हैं, का, चा, टा, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ये फिर से वही आ गया। अब जैसे व्यंजन के उच्चारण की बात करें तो ध्वनि वर्णमाला ओष्ठ की अगर बात करें, ओठ से, तो ये डायरेक्ट पूछा है, ये दंत से दिया हुआ है कि इनसे ये बोले जाते हैं, ये ताल से और ये मूर्धन से, तो ये सब हो गए। फिर आता है हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है, जैसे बा है तो बा में क्या यूज़ हो रहा है, तो बा बोलने में दोनों ओठ मिल रहे हैं, तो ओष्ठ ध्वनि है। तो ऐसे डायरेक्टली बता देंगे यूज़ करके। पूछा जाएगा तो आप बोल के देख लो कि बा बोलने में दोनों ओठ मिल रहे हैं। फिर आता है जैसे इसी तरीके क्वेश्चन है ये, र, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये जो लिस्ट थी ये वाली, इसमें क्या है कि ये याद करना जरूरी है, जो मतलब शुरू का वर्ग है, तो अंत, जैसे का वर्ग में का तो आएगा ही, का के आगे वाले आ जाएंगे, तो अंतस्थ में य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ग में आता है। और ऊष में श, श, स, ह, ये ऊष में आता है। तो ये हो गया, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, या, र, ल, व की, ठीक है। ये अंतस्थ हो गए। में से एक दंत ध्वनि है, निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, तो दांत उसमें यूज हो रहा है, घा में नहीं यूज हो रहा, प, ध, टा में यूज हो रहा है कि ध में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है टा और धा में, तो ये दोनों तो नहीं है। अब टा को बोलने में भी दांत यूज होते हैं, बट पूरे ऊपर दोनों सेट नहीं यूज होता। टा बोल के देखें, टा, धा बोलने में धा ता वाले ग्रुप में आ जाता है, जो ता होता है, चेक भी कर लेते हैं। दंत ध्वनि है ये, दंत, तो ता, था, दा, ध, न, ल, स, ये इसमें आते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दंत में धा। एक ओष्ठ ध्वनि है भ, ठीक है, भ बोलने में दोनों ओठ यूज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ओष्ठ ध्वनि हो गई। तो ये वर्ड है क वर्ग, तो इसमें भी उच्चारण स्थान जो होता है क का कंठ होता है क, टा में मूर्धन्य होता है, ता में ता, था, द, ध, न दंत होता है, और पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म ओष्ठ होता है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है।
तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, मतलब जोड़ के नहीं बना है। तो हमारा जो झा है वो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन कौन से हैं संयुक्त में? हमारा झा, ज्ञा और त्रा, ये हमने देखा था हमारे संयुक्त व्यंजन है। ये लिखा भी है, तो इसमें श्रा और आ जाता है संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट हो जाएगा। एक का वाला कंठ है, ता वाला दंत है, पा वाला ओष्ठ है और ट वाला मूर्धन्य है। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ता वर्ग में यहाँ पे ता आ रहा है, ये ता आ रहा है, इससे याद रख लेंगे। का वर्ग तो का से शुरू होता है और पा वाला ओठ वाला हो गया। इसमें फिर से बात कर रहे हैं कि कंठ ध्वनि है, कंठ का वाला था, तो इसमें पूरा वर्ग ही पूछ लिया है हमसे। कंठ मतलब ये वाला वर्ग। कौन सा वर्ण अतःस्थ है? तो अतःस्थ वाय में हमारा कौन सा आता है? बा आता है। तो ये याद रखेंगे। फिर आता है श का उच्चारण स्थान है। तो इस लिस्ट में भी अलग अलग ऐसे करके दे रखे हैं और इसमें देख भी सकते हैं। सा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य है, तो मूर्धा बोलेंगे या मूर्धन्य बोलेंगे, तो ये सा का उच्चारण स्थान है। तो ये तो इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतने याद हो जाएंगे। कौन सा वर्ण दंत है? तो दांत वाला कौन सा है? वो कौन सा होता था? ता वर्ग होता था दांत वाला। तो दंत में ता वर्ग है और सा आ जाता है, तो इसमें से हमारा ता वर्ग में ही दा आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? दंत हो गया। यहाँ पे भी लिखा है दंत में क्या है? ता वर्ग आता है और सा अलग से आता है। ये डायग्राम इस वाले डायग्राम में दिया हुआ है। फिर बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है हमारा क्या है? वर्ड, मतलब वर्ड। वर्णमाला किसे कहते हैं? लेटर है। ठीक है, वर्णमाला, वर्ड तो 4 लेटर मिलके बनता है और वर्ड मतलब लेटर होता है, सिंगल लेटर या अल्फाबेट की बात करें। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्णमाला की, तो वर्णमाला में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? व्यवस्थित समूह इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है मतलब वो व्यंजन है। तो इसमें से हमारा ये स्वर है, ये तीनों स्वर है हमारा, ये जो ज्ञा है ये हमारा स्वर नहीं है, मतलब ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। और आगे बात करते हैं, ट वर्ग नहीं है। कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो घा जो होता है वो हमारा टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में हमारा ठ, ढ, ढ, ट, उनको बोलने में ही पता चल रहा है कि वो मैच कर रहे हैं, उसी तरीके से बोले जा रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक क्या हुआ। अब संज्ञा पे आएंगे, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी ए 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है? तो ये क्वेश्चन उधर भी देखा था हमने, तो ता था, ता वाला जो वर्ग है वो दंत ध्वनि है, तो डायरेक्ट पूछ लिया है। तो यहाँ पे दिया भी है ये अलग अलग, ये तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ और दंत ध्वनि हो गई। आगे बढ़ते हैं 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? कौन सा दंत का वर्ण है? तो दा जो है वो ता ग्रुप में ही आता है, तो वो हमारा दंत वर्ण हो गया। फिर ये लिस्ट भी दी है, इस लिस्ट से सीख सकते हैं दंत वर्ण, कंठ वर्ण, तालु वर्ण और ओष्ठ वर्ण। वर्ण मतलब पूरा ग्रुप इनका। श का उच्चारण स्थान है, तो श बोलने में क्या सबसे ज्यादा? तो मूर्धा यूज होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान श का मूर्धा हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है। तो व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, तो उस पर आधारित शब्द कौन सा है? वैसे तो ये आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है पर ये क्वेश्चन इसका नहीं है। तो व्याख्या देख लेते, दिए गए विकल्प में व्यंजन संधि उद्धार शब्द में प्रयोग हुआ है जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण आता है। तो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन और स्वर दोनों आता है। जैसे ये यहाँ पे ये धा और बड़ा आ इसी दा में लगा है साथ में, तो इस वजह से व्यंजन संधि हो गई। और उसके आगे आते हैं, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। तो आयोग ने उत्तर छोटा ओ माना है को विवृत स्वर, जबकि बड़ा आ विवृत स्वर होता है। तो इसको याद रख लेंगे कि बड़ा आ विवृत स्वर होता है। आगे बढ़ते हैं 8th पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अतःस्तः नहीं है? तो अतःस्तः नहीं है, तो नहीं हमारा बा जो है वो अतःस्तः नहीं है। तो अतःस्तः कौन सा है? अतःस्तः हमारा ला है, या है और
रा है, ये तीनों अतःस्थ हो गए। यहाँ पे दिया भी है और वा, तो या रा ला वा। निम्नलिखित हिंदी वर्डों में से अयोग वा कौन सा वर्ड है? तो हिंदी वर्डों में से अ, अंग, अह और अयोग वा वर्ड होते हैं, तो ये दोनों हैं, तो ये याद रख लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अयोग वा जो वर्ड होते हैं तो ये याद रखने के लिए यूपीपीएससी प्री सीसेट 2020 का क्वेश्चन है ये। फिर कौन सा वर्ड मूर्धन्य है, इसमें से बात करेंगे कि मूर्धन्य वर्ड की, तो इसमें से जा जो है वो मूर्धन्य वर्ड है। और इसमें क्या है, ट ठ ड ये मूर्धन्य हो जाते हैं, तो इससे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन से सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो कुछ नई चीज़ है कि पंचमाक्षर की संख्या कितनी है, तो उसके नाम से निकल के आ रहा है 5 संख्या है। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या 5 है। ड र ड़ न म ये, इनकी गणना अनुनासिक, ठीक है, इतने डीप में नहीं आते। पंचमाक्षरों की संख्या 5 है। कंठ ध्वनि की बात कर दी है। अब कंठ ध्वनि की अगर बात कर दी है तो कंठ से बोलने के लिए क, ये का से शुरू हो रहा है, तो का वाला जो पूरा वर्ग है वही कंठ ध्वनि वाला होता है, तो उससे हो गया। फिर ये बाकी भी आ गए कि ओष्ठ, अंतस्थ और तालव वाले हो गए ग्रुप। हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है, तो बा कौन सी ध्वनि होती थी? तो बा हमारा ओष्ठ ध्वनि में आता है। जो पा फा बा वाला जो ग्रुप होता है, पा वाला ग्रुप जो होता है, ये दिया है, ठीक है, ये हमारा ओष्ठ वाला आ गया। बाकी ये बार बार रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। 11th में निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो झा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब कौन सा है संयुक्त व्यंजन वो देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारा छ, ज्ञ, त्र और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब इसमें से एक ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? हमारा भ। भ को बोलने के लिए दोनों ओठ मिल रहे हैं, ओष्ठ ध्वनि हो गई। एक वर्गीय व्यंजन है, तो वर्गीय व्यंजन कुछ होता है, उसकी बात अगर करें तो वर्गीय व्यंजन इनमें से एक है, तो हमारा हा जो है वो हा एक वर्गीय व्यंजन नहीं है। अच्छा नहीं है बोल रहा है, तो कौन से हैं? तो वर्गीय व्यंजन का हो गया, चा हो गया और ता हो गया, मतलब जो वर्ग पूरा उनके नाम से वर्ग चल रहा है, तो एक वर्गीय व्यंजन नहीं है। ये ऊष्म व्यंजन है, अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य वर्ड वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ड आते हैं। वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। वर्गीय व्यंजन और इनको क्या कहते हैं? इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आगे आते हैं 17 पे, य र ल व, तो ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, तो ये या र ल व, तो ये याद रखेंगे। 13 बातें, निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, तो ता ग्रुप वाला दंत ध्वनि होती थी, तो यहाँ पे धा जो हमारा है दंत वाला ध्वनि हो गया। बाकी यही का से कंठ, ट से मूर्धन्य, ता से दंत और पा से ओष्ठ, ये इनके सब ग्रुप के अंदर की चीज़ें हो गई, और ये यहाँ पे हो गए। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी हम कहते हैं, इसको यहाँ से जोड़ दिया। और आगे आते हैं, तो ये बाकी ग्रुप हो गए, ये सभी स्पर्श व्यंजन हो गए, तो ये सभी हो गए। एक ग्रुप और है तालु, तो ये जो 4 लिखे हैं इसमें ये तालु और जुड़ जाता है, ठीक है, च वर्ग वाला, च छ ज च छ, तो ये वाले। फिर 14 पाते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? तो संयुक्त स्वर हमारा ए हो गया, जो दो को जोड़ के बनता है, वीडियो के शुरू में भी बात करी थी, तो ये हमारा संयुक्त स्वर हो गया, ठीक है। आ प्लस आ ए, आ प्लस ओ औ, तो ये वाला हो गया, ठीक है, संयुक्त स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अत्यस्त नहीं है? अंतस्थ नहीं है, तो कौन सा? या है, रा है, वाह है, तो ये तो हो गए, ठीक है ये। और बात करिए कि नहीं है, तो नहीं की अगर बात करें तो नहीं वाला हमारा हा है। हा वर्ड अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है, तो हा जो है वो ऊष्म व्यंजन हो गया। फिर आते हैं 19, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से हैं? तो अभी देखा था हा वाला था, तो ये हमारा श श श
ठीक है, ये वाले जो हैं ये ऊष्म व्यंजन हो गए, तो ये हो गया। उसके आगे आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि री वर्ण व्याकरण के अनुसार है, तो री वर्ण व्याकरण के अनुसार कौन सा है, क्या है ये। तो री हमारा क्या है, संयुक्त एक तरह का व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। जैसे संयुक्त स्वर होता है, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन भी होता है। तो री हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। ये हर्ष स्वर अ ई उ री ये हो गए। दीर्घ स्वर जो और एडवांस हो के समय लगता है इनको बोलने में, और संयुक्त स्वर वो दो को जोड़ के बनता है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई स्वर की। फिर आते 20 पे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, सांस का प्रयोग किया जाए, तो उनको हम अघोष कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण से कंपन पैदा होता है उसे सघोष कहते हैं। तो ये भी देख लेते हैं, कंपन वाले को, कंपन पैदा होता है तो इनको क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्राण क्या होता है, हवा होता है, अल्प मतलब कम हवा, तो कम हवा अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकले तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो ये तो वैसे भी याद कर सकते हैं, हवा क्या होता है, प्राण होता है, और कम मतलब अल्प, ज़्यादा मतलब महा। तो ये हो गया। इसी पे 1-2 क्वेश्चन और है, जैसे 25 पे, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। महाप्राण मतलब ज़्यादा हवा निकलती है जिसको बोलने में। तो हमारा घ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक, तो ज़्यादा हवा निकलती है तो महाप्राण हो गया। ज क प तो आसानी से बोल सकते हैं। उसके बाद आता है 21 पे, छ वर्ग व्याकरण के आधार पर क्या है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का संयुक्त है और व्यंजन है। मेन क्या है कि ये छ जो है वो व्यंजन भी है और संयुक्त भी है। तो ये हो गया। अंग व्याकरण के अनुसार क्या है, अंग क्या है हमारा, अनुस्वार है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अंग जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेगराइज करके अनुस्वार है। ठीक है, ये बोलेंगे। अंग व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। मूल व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 यह अलग हैं। संयुक्ताक्षर ऐसे शब्द होते हैं जिनके 2 वर्ण अक्षर आपस में मिले होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु या तलवे से होता है। तो तालु से हमारा छ बोलेंगे तो जीभ नीचे टच होती है माउथ के बॉटम पार्ट में, तो ये जो तालु हो गया व्यंजन, तो छ हो गया यहाँ पे। अब और इसको डिटेल में एक लास्ट बार देख लेते हैं। पहले 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है। तो कौन सी ध्वनि, तो जा की ध्वनि, छ ज, ये वाला जो ग्रुप था छ ज वाला, तो ये तालव्य हो गया। अब ये हमारा पूरा कैटेगराइजेशन हो गया। तो कैटेगराइजेशन पे दंतोष्ठ है, ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ, व में ये दोनों यूज हो जाते हैं। कंठोष्ठ है मतलब कंठ और ओष्ठ, तो और बड़ा ओ, ये हो गए। इसी तरीके से आ गए कंठाल मतलब कंठ और ताल पे, तो ए बड़ा है। इसी तरीके से इधर आते हैं मूर्धन्य, तो री, ठीक है, ट वर्ग पूरा, रा और शा, पूरा टा वर्ग पूरा हो गया। इसी तरीके से इधर बात करेंगे तो दंत, तो ता वर्ग पूरा और ला और सा। ओष्ठ की बात करते हैं, ये तो क्या है, लास्ट के 3 मिक्स वाले हैं, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। तो ओष्ठ की बात करेंगे तो पा वर्ग तो पूरा हो गया, और ऊ बड़ा ऊ। तो इसी तरीके से ये कंठ है और ताल, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये तो सिंगल हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, ठीक है, 5 याद रखेंगे। और 3 क्या है, इनके कॉम्बिनेशंस हैं। तो इनके ग्रुप में क्या क्या चीज़ आती है, तो ये हो गया पूरा। तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो है वो पूरा होता है। हमारा ग्रुप क्या चल रहा था, इधर क्या चल रहा था, इधर हमारा चल रहा था, अब शुरू करेंगे संज्ञा।